नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गुप्त काल में कला, साहित्य व स्थापत्य का विकास, जिसमें हमने गुप्त काल का जो शुरू का चैप्टर था, यानी जिसमें हमने महत्वपूर्ण मंदिर गुप्त काल के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी और गुप्त काल में महत्वपूर्ण जो स्तूप है जिनका निर्माण हुआ उनके बारे में और मूर्तिकला के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि गुप्त काल में जो गुफाएं और चित्रकला थी उनमें वो पढ़ेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे। कल गुप्त काल से संबंधित थोड़ी रचनाएं रहेंगी, विशेष बातें रहेंगी, वो देखनी है। तो देखिए, यहाँ से आज शुरू करते हैं। इससे पहले वाला मैटर आपको देखना है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। देखिए, गुप्तकालीन गुफाएं व चित्रकला। तो देखिए, गुप्त काल में कई गुफाएं मिली, उन गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई थी। यानी गुप्त काल में जो चित्रकला है वो विकसित रूप या पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिलना, यानी गुफाओं के अंदर पत्थरों को, पहाड़ों को काट काट कर चित्रकारी की गई थी। तो इस तरीके की चित्रकारी है वो यहाँ पर गुप्त काल में हमें प्राप्त होती है। देखिए, गुप्त काल में चित्रकला ने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। गुप्त काल में गुफा चित्रकारी प्रसिद्ध रही थी, यानी गुफा चित्रकारी है वो गुप्त काल में प्रसिद्ध थी। गुप्त काल में दो प्रकार की गुफाएं मिलती है, एक तो वैष्णव धर्म से संबंधित या शैव धर्म से संबंधित, दूसरी बौद्ध धर्म से संबंधित। जो शैव या वैष्णव धर्म से संबंधित गुफा है वो गुफा है उदयगिरि की गुफा, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उनमें बाघ की गुफा, अजंता की गुफाएं ये आती हैं। अजंता में काफ़ी गुफाएं मिली हैं जिनमें चित्र हमें प्राप्त होते हैं। एक एक चित्र को हम देखेंगे। तो देखिए, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा के बारे में क्या क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस स्थिति की बात करें तो ये भागोरा नदी औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है अजंता की गुफा की। यानी भागोरा नदी के किनारे औरंगाबाद जिला और महाराष्ट्र में अजंता की गुफा पड़ती है। विषयों की यदि बात करें तो धार्मिक विषयों के चित्र अधिक मिलते हैं अजंता की गुफा में, और धार्मिक विषयों में भी आपसे पूछ ले तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र यहाँ मिले हैं। खोज की यदि बात करें तो अजंता की गुफा की खोज है वो 1819 में जॉन स्मिथ और उनके साथी ने की, और आगे चल करके 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफा के बारे में जानकारी प्राप्त की, और एक पत्रिका में भी इसके बारे में उन्होंने बताया था। आगे चलकर देखिए, अजंता में कुल 29 गुफाएं हमें मिलती हैं, जिनमें से 5 तो चैत्य और 24 विहार। देखिए, जो चैत्य है वो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल थे, और विहार है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थे। तो चैत्य यानी पूजा स्थल है वो 5 थे, और विहार यानी निवास स्थान से संबंधित गुफाएं हैं वो 24 मिली है। चैत्यों की यदि बात करें तो उसमें गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 30 ये प्रमुख चैत्य गुफाएं थी, जिनमें से 9वीं और 10वीं गुफा है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, प्रथम शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। इसके अलावा गुफा संख्या 16, 17, 19 इन पर गुप्तकालीन स्रोतकृष्ट चित्र मिले हैं। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि गुप्तकालीन स्रोतकृष्ट चित्र किन गुफाओं से मिले हैं, तो गुफा संख्या 16, 17 और 19 इनसे मिले हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण गुफा और चित्र। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी गुफा से कौन सा चित्र मिला। तो देखिए, गुफा संख्या 9 है, यहाँ से बैठी स्त्री का एक चित्र मिला है जो कि सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसके अलावा पुजारियों के दल का भी एक चित्र मिला है। गुफा संख्या 10 है, उसके अंदर जातक कथाओं के विषयों से संबंधित चित्र में प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 16 है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखिए, गौतम बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य यहाँ से मिलते हैं। सुजाता की खीर का चित्र मिलता है। मरणासन की राजकुमारी का चित्र मिलता है। मरणासन की राजकुमारी का जो चित्र है ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है। ठीक है, तो मरणासन की राजकुमारी सबसे प्रसिद्ध चित्र ये गुफा संख्या 16 से मिलता है। इसके अलावा आपसे अन्य डिटेल यहाँ से नहीं पूछी जाएगी, अंदर नहीं लेकर जाएगा एग्जामिनर आपको।
फिर देखिए गुफा संख्या 17 है, यहाँ माता शिशु का चित्र मिलता है, राहुल समर्पण का चित्र मिलता है, बुद्ध का गृह त्याग, इससे संबंधित हमें चित्र दिखाई देते हैं। दूसरी गुफा आती है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा है, इसकी बात करें तो ये बाघिनी नदी, धार जिला, मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन है। इसकी खोज की यदि बात करें तो डेजरफील्ड ने इसकी खोज की थी। विशेष की यदि बात करें तो गुफा संख्या 9 के भित्ति चित्र 4वीं-5वीं सदी के हैं जो कि सुरक्षित है। ये विशेष बात है कि गुफा संख्या जो 9 है उसके भित्ति चित्र है वो 4वीं-5वीं सदी के माने जाते हैं, जो अब भी क्या है, सुरक्षित है। अब देखिए बाघ की गुफा है, इसमें गुफा संख्या 1 है, उसे गृह गुफा के नाम से जाना जाता है, गृह गुफा के नाम से, ठीक है। और जो गुफा संख्या 2 है उसे पांडव या गुसाई गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 3 है, उसे हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए 3 नंबर आती है उदयगिरी की गुफा। ये लिखते टाइम बाघ की गुफा गलती से दोबारा लिख दिया, यहाँ पर आएगा उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा की यदि बात करें तो स्थिति की बात करें तो बेतवा नदी, उदयगिरी पहाड़ी, विदिशा, मध्य प्रदेश। विशेष बात की यदि बात करें तो यहाँ से शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र है वो हमें मिलते हैं। देखिए कुल यहाँ से 9 गुफाएं प्राप्त हुई है उदयगिरी की गुफा से, और 9 गुफाएं हैं। यहाँ पत्थर को काटकर भगवान विष्णु की मूर्तियां हमें मिलती है, यानी पत्थर को काट करके यहाँ मूर्तियां या चित्र बनाए गए जो कि गुफा संख्या 9 से हमें मिलते हैं। फिर देखिए गुफा संख्या 5 है, उसे वराह गुफा के नाम से जाना जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ गुफा मानी जाती है। गुफा संख्या 5 है, यहाँ पर विष्णु का नर वराह अवतार का रूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक वीरसेन का लेख भी मिलता है, वीरसेन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय को वराह की पूजा करते हुए भी यहाँ पर दिखाया गया है। फिर देखिए उदयगिरी की गुफा है, इसकी गुफा संख्या 1 है, उसे अमृत गुफा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अमृत गुफा के नाम से। अन्य नाम इसे मिथ्या गुफा भी बोलते हैं। ये आंतरिक चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। उदयगिरी की जो गुफा है उनमें सबसे बड़ी गुफा गुफा संख्या 1। अब गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य की यदि बात करें तो गुप्त काल में जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसलिए संस्कृत गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। इस टाइम में लोगों की जो मतलब जनसामान्य लोग थे उनकी भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्तकालीन जो साहित्य है वो अधिकतर क्या है? सुखांत है, यानी सुख देने वाला साहित्य है। लेकिन एक दुखांत साहित्य है, वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, वो आगे आ जाएगा, अपन देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले मतलब गुप्तकालीन जो मतलब लेखक हुए हैं उनमें सबसे पहले आते हैं कालिदास। यानी गुप्त काल में जितने भी विद्वान हुए हैं उन विद्वानों में सबसे पहला विद्वान कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये कहा था V.A. स्मिथ ने। कालिदास ने 3 तो नाटक लिखे थे और 4 महाकाव्य लिखे थे। पहले 3 नाटकों की मैं बात कर लेता हूँ। 3 नाटक थे मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और तीसरा था विक्रमोर्वशीय नाटक। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सर्वश्रेष्ठ नाटक था कालिदास जी का। इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक था। और मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है ये कालिदास का प्रथम नाटक था। दोनों में फर्क ध्यान रखना। पहला नाटक कौन सा था? तो मालविकाग्निमित्रम, और सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखिए मालविकाग्निमित्रम है, इसके कुल 5 भाग थे और इसके अंदर अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग हमें देखने को मिलता है, यानी प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन है मालविकाग्निमित्रम नाटक में। तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम नाटक। तो ये 3 नाटक थे। 4 महाकाव्य थे, उनमें 2 तो खंडकाव्य थे, 2 महाकाव्य थे।
खंडकाव्य की यदि बात करें तो इसमें दो थे, ऋतुसार और मेघदूत। ऋतुसार है ये सर्वश्रेष्ठ था खंडकाव्य और प्रथम खंडकाव्य माना जाता है कालिदास जी का। तो सर्वश्रेष्ठ और प्रथम खंडकाव्य पूछ ले तो ऋतुसार। महाकाव्य की यदि बात करें तो रघुवंश और कुमार संभव दो इनके महाकाव्य थे। कुमार संभव है इसमें कुल 17 ये सर्गों में बंटा हुआ है। इसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय की कहानी का वर्णन किया गया है। अगला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, जो नाटक है कालिदास जी का, इसमें राजा दुष्यंत और वन कन्या के प्रेम विरह और पुनः मिलन का वर्णन किया गया है। ये बात भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसके अंदर राजा दुष्यंत और वन कन्या के प्रेम विरह और पुनः मिलन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर देखिए क्षुद्रक। क्षुद्रक की यदि बात करें तो क्षुद्रक है, इनकी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। देखिए ये गुप्तकालीन जितने भी साहित्य लिखे गए उनमें एकमात्र ये दुखांत साहित्य है, बाकी सारे सुखांत है, ये दुखांत साहित्य है। इसमें चारुदत्त और गणिका वसंत सेना के मध्य का प्रेम परिणय का वर्णन इसमें मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखना। हरिसेन की यदि बात करें तो हरिसेन है, इन्होंने प्रयाग स्तंभ लेख जो कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है यहाँ पर लगाया था प्रयाग स्तंभ लेख, जिसमें चंपू शैली का प्रयोग किया गया है। यानी भाषा है वो चंपू शैली की भाषा इसमें प्रयोग में लाई गई है। यानी चंपू शैली कौन सी होती है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों साथ लिखे जाए उसे चंपू शैली बोलते हैं। हरिसेन है, हरिसेन इनकी जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसके ऊपर देखिए अशोक मौर्य, समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है, तो ये ध्यान में रखना। प्रयाग स्तंभ लेख है, इस पर अशोक मौर्य, समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के लेख हमें मिलते हैं। यानी 3 शासकों का उल्लेख यहाँ पर हमें मिलता है। भारवी की यदि बात करें तो इन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा जिसके 18 सर्ग है और महाभारत पर आधारित ये किरातार्जुनीयम लिखा गया है। यानी इसमें जो कुछ कुछ विषय है वो महाभारत पर आधारित है। फिर देखिए विष्णु शर्मा की यदि बात करें तो इन्होंने पंचतंत्र लिखा। पंचतंत्र के कुल 5 भाग है, 5 भागों के नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना डीप एग्जामिनर नहीं जाएगा। देखिए पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कलीला दमना के रूप में किया गया और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया अयार ए दानिश के रूप में। अयार ए दानिश के रूप में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। तो आपसे डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अयार ए दानिश किसकी रचना है, तो अबुल फजल की, और ये फारसी में पंचतंत्र का ही अनुवाद है। विशाख दत्त है, इन्होंने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अभिसार वंशिका ये 3 रचनाएं लिखी थी। शुभुंदु है, इन्होंने वाष्वदत्ता नामक रचना लिखी। तो ये गुप्तकालीन साहित्य और हमने गुप्तकालीन गुफा और चित्रकारी के बारे में पढ़ा। अब थोड़े से साहित्य और बचे हैं और थोड़ी कुछ विशेष बातें रही है विज्ञान और तकनीकी से संबंधित, तो वो अपन कल के वीडियो में करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।